नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ उनके डिस्क्रिप्शन जानते हुए चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस बेहतर लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो स्टार्टिंग से प्रोवाइड कराई जाती है, सुबह के बिल्कुल सवेरे सवेरे आपको प्रोवाइड होती है, जिसमें बेहतरीन करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। यकीन मानिए, अगर आप 2 से 3 महीने रेगुलर उसको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस लेवल का हो जाएगा कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसको कराते हैं, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट डे? इनमें से कौन सा डे ऐसा है जो कि शॉर्टेस्ट है? देखिए, ये दोनों डे तो इक्वल होते हैं, है ना, इक्विनॉक्स में ये पढ़ते हैं और इक्वल डे होते हैं। अब बचे ये दोनों, कौन से? सितंबर और दिसंबर वाला। तो सितंबर 24, अब ये तो इतना ज़्यादा छोटा थोड़ी ना होगा, अभी तो इक्वल हो रहा है, उसके बाद छोटा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। यहाँ पर इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो दिसंबर 24 सबसे छोटा डे पड़ता है हमारा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मतलब चारों ऑप्शन में से बेस्ट आंसर वही था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर यहाँ पर होगा, भारी जल का यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज़, तो रेटिना हमारी इनर मोस्ट लेयर है आई की, जिस पर इमेज कैसी बनती है आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। तो आंसर क्या होगा? इन्वर्टेड और रियल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, और हाँ, जितना आपका स्कोर बने लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। 21 क्वेश्चन है, उसमें से आप कितने सही करते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है। अगर आप SSC MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो आपसे अनुरोध है आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके अधिकतर एग्ज़ाम शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता होना चाहिए, अभी भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स से इनमें से कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर होगा, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो होगा एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी क्या है? ये डायरेक्ट टैक्सेस है और बाकी जितने तीनों जो लिखे हुए हैं ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन टू गेट रिकॉग्निशन इन द इंडियन पार्लियामेंट वॉज, तो भारतीय संसद में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले विपक्ष के नेता कौन थे? आंसर होगा चौहान साहब, तो YB चौहान साहब आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिटरमाइंड बाय, तो जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सिंपल सी बात है, जितने बच्चे जन्मे उतने ही लोग मृत्यु हुई, तो बिल्कुल माइनस करके नॉर्मल निकाल लीजिए तो नेट निकल आएगा। तो आंसर होगा बर्थ रेट, और दैट रेट से डायरेक्टली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा नेट ग्रोथ रेट क्या हो रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडियन इज़ परफॉर्म्ड बाय, तो भारतीय में साख नियंत्रण संचालय किसके द्वारा होता है? तो आंसर यहाँ पर होगा, साख नियंत्रण संचालन किसके द्वारा? सिंपल सी बात है, बैंकों के बैंक के द्वारा होता है। तो भारत के बैंकों का बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में फॉर्म किया गया, इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया और उसके बाद से ये रेगुलर काम कर रहा है। अभी 25 नंबर के शक्तिकांत दास जी गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया आर कन्फाइंड टू, मैंग्रोव वन कहाँ तक सीमित है, कहाँ मिलते हैं? सिंपल सी बात है, ये वो उस जगह पर मिलते हैं जहाँ पर नदियों के द्वारा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो जहाँ डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहाँ ये आपको मिल जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे सबसे बेहतर आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और डेल्टा का निर्माण होता कहाँ है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में होता है और नीचे महानदी के द्वारा होता है, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, इन सब नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। वहाँ पर आपको ये मैंग्रोव के पेड़ मिल जाएंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन एन इंडियन स्टेट हैज़ बीन टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। तो एक भारतीय राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कितने समय के बाद संसद को अप्रूव करना होगा? तो आंसर होगा 2 महीने। 2 महीने तक अप्रूव करना है और अप्रूव नहीं करेंगे तो इमरजेंसी फिर हट जाएगी स्टेट से। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? सिंपल सी बात है, राज्यसभा के मेंबरों का समय होता है, मतलब कार्यकाल उनका होता है 6 साल का, और लोकसभा का 5 साल का। विधानसभा जो स्टेट में होती है उसका कितना होता है? 5 साल का। विधान परिषद का कितना होता है? 6 साल का। विधान परिषद, हमारे पास लेजिस्लेचर काउंसिल टोटल कितने स्टेट्स में है? 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द फूड चेन रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम। तो फूड चेन से एनर्जी कहाँ जाती है? अब बाकी ऑप्शंस में आप बिना बात में कंफ्यूज होंगे, सीधे आप ये याद रखिए, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाती है फूड चेन के माध्यम से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको आप लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रेन they have expected to provided free and compulsory education। वैसे तो अब ऑलमोस्ट 18 साल तक आपको फ्री एजुकेशन की सुविधा अलग अलग तरीके से सरकार ने प्रोवाइड करा दी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत कितने साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14th ईयर। तो 6 से 14 ईयर तक फ्री एजुकेशन की सुविधा भी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको बता दूँ ये किस एक्ट के अंतर्गत काम हो रहा है? तो एक्ट 2009 के अंतर्गत राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत काम हो रहा है और इस एक्ट को लागू किया गया था 2010 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू लिक्विड हैव वाइडली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दे में बी सेपरेटेड बाय। मतलब अगर 2 हमारे पास लिक्विड हैं, उनका जो टेम्परेचर है बहुत मतलब कम डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट उनका कम डिफरेंस है, मतलब भाप वो बहुत कम डिफरेंस में होती हैं। मान लो एक होता है 60 में और एक होता है 70 डिग्री सेल्सियस में, तो इनको किस तरीके से अलग किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करके अलग किया जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तब यूज़ किया जाता है जब 2 लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन कम होता है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। NCERT की लाइन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वायरस कंटेन्स, वायरस के पास क्या होता है इनमें से? तो देखिए, वायरस के पास प्रोटीन होगा और साथ साथ न्यूक्लिक एसिड होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज़ आर लाइक्ड बाय द खैबर पास। तो खैबर पास किस कंट्री के बीच में है और किस कंट्री को लिंक करता है?
तो आंसर यहाँ पर होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। को बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी है तो याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, माफ़ कीजिएगा गलती से मैंने बी लगा दिया। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान इधर है और पाकिस्तान इधर है, और यहाँ पर आप गैबर पास देख सकते हैं। कौन सा? गैबर पास। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज़ वर इन्वॉल्व इन अ 100 ईयर वॉर। तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो कि 100 ईयर तक आपस में वॉर में इन्वॉल्व रहीं? आंसर यहाँ पर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14th और 15th सेंचुरी में ये दोनों आपस में लड़ाई में इन्वॉल्व रहे। तो आप इनका ईयर याद कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा हुआ है 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अच्छा, आप सोच सकते हैं सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस रिवर पर बना है? बिल्कुल नर्मदा रिवर पर। अब नर्मदा रिवर पर बना है तो ये किन स्टेट्स को बेनिफिट देगा? सोचिए, नर्मदा कहाँ कहाँ बहती है? क्या आंध्र प्रदेश में बहती है? नहीं बहती, तो यहाँ नहीं देगा बेनिफिट। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। मैमल इनमें से स्तनपाई इनमें से कौन सा नहीं है? स्तनधारी कह लीजिए, स्तनपाई कह लीजिए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर यहाँ पर होगा शार्क। शार्क तो एक मछली है, शार्क एक मछली है, तो सिंपल सी बात है ये स्तनधारी नहीं होगा। बाकी डॉल्फिन, सील और व्हेल ये तीनों के तीनों क्या है? मैमल है। ये शार्क बिल्कुल आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराया गया? आंसर होगा आर्टिकल नंबर 40। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? आंसर होगा गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। तो संस्कृत है। पाली और प्रकृति में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेट चार्ज इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज़। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और कई बुकों में मिसलीड भी किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है? हमेशा ज़ीरो होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ एग्ज़ाम्स में दिया गया, कई एग्ज़ाम्स में आपको ऑलवेज पॉजिटिव भी लिखा होगा, लेकिन वो नहीं है सही। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ज़ीरो आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।